हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैटालाइसिस एंड कैटलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो टर्म है कैटलिस्ट, इसको किसने दिया था। तो ये जो टर्म है कैटलिस्ट, इसको बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने टर्म दिया था कैटलिस्ट और 1835 में दिया था। क्लियर है? यहाँ तक देखिए, कैटलिस्ट को सबसे पहले किसने बताया कैटलिस्ट के बारे में? बर्जीलियस ने बताया 1835 में। तो उन्होंने ऐसे क्या देखा कि उन्होंने बोल दिया कि ये कैटलिस्ट है। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। उन्होंने एक रिएक्शन में ऐसा देखा कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है किसी स्मॉल क्वांटिटी में फॉरेन सब्सटेंस के आ जाने से। जैसे कि ये है रिएक्शन 2KClO3, ठीक है। इसको अगर हीट करते हैं तो 2KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो 3O2 आ गया। जब इसका ये जो रिएक्शन है, जब इसको हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? 2KCl प्लस 3O2, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी टाइम टेकिंग रिएक्शन है। ये कितने टाइम में कंप्लीट होगी? तो ये 4 आवर्स में कंप्लीट होगी। ये जो रिएक्शन है वो 4 आवर्स में कंप्लीट होगी। तो बर्जीलियस ने क्या देखा कि ये ही रिएक्शन जो कि 4 आवर्स में कंप्लीट हो रही है, ये किसी फॉरेन सब्सटेंस की स्मॉल क्वांटिटी के आ जाने से यही रिएक्शन बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा से यहाँ पर नोट करती हूँ तो देखिए, यहाँ पर हम फिर से इसको हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इस पर MnO2 को यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यानी प्रोडक्ट साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। चेंजिंग कहाँ आएगी? टाइम में। अब ये रिएक्शन सिर्फ 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक रिएक्शन जो कि 4 घंटे में कंप्लीट हो रही है और वही रिएक्शन किसी स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि अगर ये क्या है, ये एक फॉरेन सब्सटेंस बोला उन्होंने, इसको जो कैटलिस्ट है उन्होंने क्या बोला? एक फॉरेन सब्सटेंस बोला कि एक फॉरेन सब्सटेंस के आ जाने से जो कि स्मॉल क्वांटिटी में आया है, उस रिएक्शन की रेट क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। यानी कि रेट तो यहाँ पे इंक्रीज हो ही गई है। आप देख रहे हैं कि ये 4 घंटे में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी वो 15 मिनट में कंप्लीट हो रही है, सिर्फ MnO2 की प्रेजेंस में। आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ देखी कि ये जो यहाँ पर हमने फॉरेन सब्सटेंस यूज़ किया, यानी कि उन्होंने देखा कि ये जो फॉरेन सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, वो उस रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि जितना MnO2 यहाँ पर यूज़ किया गया है उतना ही MnO2 यहाँ प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो यही बात कैटलिस्ट के बारे में बर्जीलियस ने बताई। बर्जीलियस ने बताया कि कोई भी रिएक्शन जो कि अपनी जो स्पीड से हो रही, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, अगर उसमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में आ जाता है तो उसकी जो रेट होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसा बताया बर्जीलियस ने। इसके बाद बर्जीलियस ने ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो फिनोमिना है पूरा, इसको नाम दे दिया कैटालाइसिस। यानी कि ये जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है MnO2, जिसको वो फॉरेन सब्सटेंस बोल रहे थे, उसको तो नाम मिल गया यहाँ पर कैटलिस्ट, और इस पूरे फिनोमिना को क्या नाम दे दिया? कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग कैटालाइसिस क्या होता है कि जब किसी भी रिएक्शन में किसी कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है तो उसकी जो रेट इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा फिनोमिना होता है, इसको ही कैटालाइसिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद ओस्टवाल्ड आए। ओस्टवाल्ड ने अपना खुद से कुछ एक्सप्लेन किया कैटलिस्ट के बारे में। ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि ओस्टवाल्ड आए और उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया और उन्होंने बोला कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उसको इंक्रीज़ करता है या उसको डिक्रीज़ करता है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैटलिस्ट आखिर होता क्या है। आपने 2 चीज़ें पढ़ी। आपने देखा कि बर्जीलियस ने बोला कि जो कैटलिस्ट है वो रेट को इंक्रीज़ कर देता है, और फिर आपने देखा कि ओस्टवाल्ड ने बोला कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए, यहाँ से अब आप कंफ्यूज हो गए कि आखिर कौन सही है? रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये तो क्लियर है कि रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
लेकिन जो ओस्टवाल्ड ने बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब वो रेट को डिक्रीज़ भी कर सकता है, वो रेट को इंक्रीज़ भी कर सकता है। लेकिन जो बर्जीलियस ने अपना जो ओपिनियन दिया वो सिर्फ यही था कि वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब देखिए रियल बात क्या है यहाँ पर, कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वो डिक्रीज़ भी कर सकता है और वो इंक्रीज़ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है, लेकिन खुद उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, वो खुद उसमें कंज्यूम नहीं होगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर बात ये सही है कि जो कैटलिस्ट है वो डिक्रीज़ भी करता है और वो इंक्रीज़ भी करता है, यानी कि वो रेट को इन्फ्लुएंस करता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ भी कर सकता है। लेकिन यूजुअली क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है, यूजुअली इंक्रीज़ करता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग इंक्रीज़ के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि यूजुअली जो कैटलिस्ट है वो रेट को इंक्रीज़ करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो कैटलिस्ट होता है इसका यूज़ ना तो सुपर फास्ट रिएक्शंस में किया जाता है, ना ही सुपर स्लो रिएक्शंस में किया जाता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होती हैं, सुपर फास्ट रिएक्शन जो होती हैं, उसमें भी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, और जो सुपर स्लो रिएक्शन होती हैं उसमें भी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। सुपर स्लो में भी नहीं करेंगे, सुपर फास्ट में भी नहीं करेंगे, तो किस में करेंगे, मॉडरेट लेवल की जो रिएक्शंस होंगी उनमें किया जाएगा कैटलिस्ट का यूज़। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए, मॉडरेट लेवल की जो रिएक्शंस होंगी उनमें कैटलिस्ट का यूज़ होगा, सुपर फास्ट में भी नहीं होगा। यानी जो रिएक्शन सुपर फास्ट विद इन अ सेकेंड अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या ज़रूरत है हमें उसमें कैटलिस्ट को यूज़ करने की, क्योंकि इतना विद इन सेकेंड अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, विद इन मिनट अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो इससे ज़्यादा जल्दी करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो सुपर फास्ट में नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है उसमें भी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ किस में होता है, मॉडरेट लेवल की रिएक्शंस में होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन नोट करवा देती हूँ। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको समझा देती हूँ डेफिनेशन का मतलब क्या है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that influence the speed of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change at the end of the reaction. This phenomenon is known as catalysis. देखिए, कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ इंक्रीज़ ही करता है। लेकिन हाँ, यूजुअली ये जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज़ ही करता है। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ना कि सिर्फ इंक्रीज़ करता है। दोनों कर सकता है, लेकिन यूजुअली क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, विदाउट इट सेल्फ अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज, यानी कि उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। यानी कि अगर प्रोडक्ट साइड में हम देखें तो जो कैटलिस्ट वहाँ पर यूज़ किया गया है और जितनी क्वांटिटी में यूज़ किया गया है वो उतना ही कैटलिस्ट वहाँ पर प्रोडक्ट साइड में मिल जाता है। और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, कैटलाइसिस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? मैं आपको इसके बाद एक रिएक्शन और नोट करवा लेती हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, रिएक्शन हम वही नोट करेंगे वो जो आपने डेफिनेशन नोट की है, उसके बाद आपको ये वाली रिएक्शन नोट कर लेनी है। और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन पहले हो रही थी वो इस स्पीड में हो रही थी, और जब दोबारा में जब इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया गया तो इसकी स्पीड में चेंजिंग आया। तो आपको दोनों नोट करनी है ताकि आपको बाद में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको जब हम हीट करते हैं तो 2KCl + 3O2, ठीक है, ये हमें मिलता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, 4 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। अब देखिए, इसी रिएक्शन को सेम, देखिए कैटलिस्ट के आ जाने से प्रोडक्ट साइड में कोई भी चेंज नहीं आता है, जो प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है वही मिलता है, सिर्फ ये स्पीड को इफेक्ट करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, MnO2, और यहाँ पर ये हमें सेम प्रोडक्ट वही मिलेगा 3O2। और अब ये जो रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, ये 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये जो रिएक्शन है वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कैटलिस्ट के बारे में। मैंने आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश की है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न फिर भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब देखिए, कैटलिस्ट डज नॉट यूज़ इन वेरी सुपर फास्ट रिएक्शन, यानी जो कैटलिस्ट है वो सुपर फास्ट रिएक्शन में भी यूज़ नहीं होता है और ना ही सुपर स्लो रिएक्शंस में यूज़ होता है। ये किस में यूज़ होता है? ये सिर्फ मॉडरेट लेवल की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें यूज़ होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ इसके जो टाइप्स हैं, कैटलिस्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस। टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस। मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, मैं यहाँ नहीं करा पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसी में। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस कैटलाइसिस एंड सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस, इसके टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये दोनों टाइप आप नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस सबसे पहले आपको नोट करना है। टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस कितने टाइप्स के होते हैं? होमोजीनियस कैटलाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। अब ये जो होमोजीनियस कैटलाइसिस होते हैं ये क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। मैंने इनको रेज कर दिया क्योंकि अब हम डिस्कस करते हैं कि होमोजीनियस कैटलाइसिस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डालना है होमोजीनियस कैटलाइसिस। होमोजीनियस कैटलाइसिस वो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उनकी सेम फेज होती है, यानी सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये है 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, तो ये किस में है? ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस फेज में है, ठीक है। और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिलेगा 2SO3 और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो है NO, या फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं NO2, या तो NO यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर या फिर NO2 यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है ये भी किस फेज़ में होगा? गैस फेज़ में होगा। यानी कहने का मतलब ये होमोजीनियस कैटलाइसिस वो कैटलाइसिस है, यानी कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों सेम फेज़ में होंगे। जैसे ये दोनों अगर गैस में है, रिएक्टेंट्स अगर हमारे पास गैस फेज़ में है तो जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है वो भी गैस फेज़ में होगा। अगर रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड फेज़ में है तो जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो भी लिक्विड फेज़ में होगा। ये होते हैं होमोजीनियस कैटलाइसिस। कैसे नोट करेंगे आप? जो होमोजीनियस कैटलाइसिस वो कैटलाइसिस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दोनों सेम फेज़ में होते हैं। अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज़ में है तो जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो भी गैसियस फेज़ में होगा। क्लियर है? यहाँ पे इसकी और रिएक्शंस मैं आपको नोट करवा देती हूँ। जैसे H2O2 प्लस इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, नहीं, H2O2 को हम I- की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो H2O का फॉर्मेशन होगा एंड हाफ O2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक्वस, इसका जो फेज़ है वो एक्वस है, तो यहाँ पर ये जो हम यूज़ करेंगे I- जो हम यूज़ करेंगे वो भी क्या होगा? वो भी एक्वस फेज़ में होगा। तो यही चीज़ आपको नोट करनी है कि जो होमोजीनियस कैटलाइसिस है, यानी होमोजीनियस कैटलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दोनों की फेज़ सेम होती है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, और एक और एग्जांपल नोट करवा देती हूँ। हालांकि सारे मैं एग्जांपल्स आपको नोट्स में दे दूँगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 3O2 हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर हमें मिला 2O3 और यहाँ पर हमें मिला, हमने यहाँ पर यूज़ किया कैटलिस्ट NO जो कि गैसियस फेज़ में है, ये भी गैसियस फेज़ में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है और जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज़ में है, ये भी गैसियस फेज़ में ही होगा। इससे वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब, यानी कि होमोजीनियस कैटलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दोनों का फेज़ सेम होगा। फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। When the catalyst is present in same phase as the phase of the reactants, the phenomenon is known as homogeneous catalysis. क्लियर है? अब मैं डिस्कस करती हूँ हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस क्या होता है, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। देखिए, हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस डालिए आप, हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। देखिए, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब
कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे और जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया होगा उनका फेज़ डिफरेंट होगा। जैसे N2, एग्जाम्पल नंबर 1, N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Fe जो कि सॉलिड फेज में है। इसका फेज क्या है? सॉलिड, जबकि इसका फेज क्या है? गैसियस। ये दोनों गैस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है। प्रोडक्ट साइड हमें मिलेगा 2NH3। देखिए ये क्या बन गया? ये अमोनिया बन गया है। यहाँ पर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? ये मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, इसको बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस। इसमें आप देख सकते हैं हेट्रोजीनियस, नाम से ही पता चल रहा है। होमो में मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट दोनों के फेज डिफरेंट होते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है 2SO2 प्लस O2 और यहाँ हमें मिलेगा 2SO3 और यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे V2O5। इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये सॉलिड फेज में होगा। जो V2O5 है ये कौन से फेज में होगा? सॉलिड में, जबकि ये दोनों गैसियस फेज में होंगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने प्रिपेयर किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो गैस फेज में है और जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है वो सॉलिड फेज में है। तो यही है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। आप इसकी डेफिनेशन फटाफट से नोट करिए। व्हेन द कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट से डिफरेंट फेज में होता है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। आपको यहाँ तक ये नोट हो गया? नोट हो गया तो मैं रेज कर देती हूँ। हेडलाइन डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। यानी कि ये जो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हेडलाइन डाल ली है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक साइड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। होमोजीनियस कैटालाइसिस हो गया ये, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शॉर्ट में हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखिए फर्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो क्या होगा? देखिए जैसे कि आप पढ़ चुके हैं तो एक दो डिफरेंस तो आपको पता ही है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ जो हमने होमोजीनियस में जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, और हेट्रोजीनियस में कैटलिस्ट एंड जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फेज में होते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स किस में होते हैं? सेम फेज में, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेज में होते हैं, यानी सेम फेज में नहीं होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये अभी आप देख के आए हैं कि जो होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है उस वो प्रोसेस वो वाला होता है जिसमें कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस वो होता है जिसमें कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेज में होते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, यानी कि सेकंड जो आपको इसमें डिफरेंस लिखना है वो ये लिखना है द कैटालाइसिस डिजॉल्व इन द गैस फेज और सॉल्यूशन। यानी कि कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस में, जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। अब आप कहेंगे कि वो आपने जैसे बोला कि जो कैटलिस्ट होता है वो प्रोडक्ट साइड में उतना का उतना ही मिल जाता है, तो डिज़ोल्व क्यों होगा भाई? क्योंकि वो तो उतना का उतना ही मिल जाएगा, उसमें तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करिए, कैटलिस्ट डिज़ोल्व इन द गैस और सॉल्यूशन, यानी कि जो लिक्विड फेज होता है वो, और सॉल्यूशन फेज। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें बोला जा रहा है कि कैटलिस्ट डिजॉल्व इन द गैस और सॉल्यूशन फेज, जो कैटलिस्ट होता है वो गैस और सॉल्यूशन फेज में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो होमोजीनियस कैटालाइसिस था, जैसे हम एक रिएक्शन फिर से देखते हैं 2SO2 प्लस O2, उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ किया था अभी वो था
NO या फिर NO2 जो कि गैसियस फेज में था, ये भी गैसियस में थे, ये भी गैसियस फेज में था, और यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था 2SO3। इससे कोई मतलब नहीं, ये तो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे बोला कि कैटलिस्ट क्या होता है, वो गैस और जो गैसियस सॉल्यूशन यानी कि गैस होता है, अगर गैस है तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, अगर कोई भी सॉल्यूशन है जैसे लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों गैस हैं और ये भी गैस है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बाद में प्रोडक्ट साइड में इनको क्या किया जाता है, इनको अलग किया जाता है, बहुत सारे फिजिकल मेथड के थ्रू इनको अलग किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो रिएक्टेंट में क्या होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। तो इतनी सी बात समझ लीजिए, क्या हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं यानी कि डिजॉल्व हो जाते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं वो गैस या फिर सॉल्यूशन फेज में डिजॉल्व हो जाते हैं। वहीं बात करें हम हेट्रोकैटालाइसिस की, तो जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है इसमें क्या होता है, इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे है कि इसमें डिजॉल्व नहीं होते। देखिए इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसका एग्जांपल आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि अभी हमने रिएक्शन यहाँ पर नोट, चलिए दोबारा से नोट कर लेते हैं, N2 और H2, ये जो हमने रिएक्शन देखी थी अभी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आयरन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो आयरन जो सॉलिड है, जो यहाँ पर हमने Fe यूज़ किया है वो सॉलिड फेज में है और ये गैसियस फेज में है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गैसियस फेज में है और ये सॉलिड फेज में है, तो जाहिर सी बात है ये गैस में है, ये सॉलिड में है, ये दोनों डिजॉल्व होंगे ही नहीं। इस प्रोसेस में हमें जो कैटलिस्ट है वो इजीली प्रोडक्ट साइड में मिल जाता है। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको कैटलिस्ट को अलग करने के लिए कुछ मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सीधा सीधा मिल जाता है, क्योंकि ये गैस है, ये सॉलिड है, तो डिजॉल्व होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए थर्ड जो इसके बीच में डिफरेंस है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो जब डिजॉल्व हो जाएगा तो कैटलिस्ट को इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड डिफरेंस यही है, कैटलिस्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है इसको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फोर्थ, अब सॉरी इसका भी थर्ड है, ये फोर्थ नहीं, थर्ड जो इसका डिफरेंस है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, इसमें क्या होगा, इसमें इजीली उसको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि उसके फेज ही अलग हैं। जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड फेज में है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फेज में हैं और लिक्विड फेज में है। लेकिन जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है उसमें रिएक्टेंट एंड जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उनके फेज अलग है, इसलिए इसको ईजिली क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो कैटलिस्ट को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, कैन ईजीली सेपरेटेड, ठीक है। कैटलिस्ट को इस रिएक्शन में इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालाइसिस क्या होता है, उसके बाद उनके टाइप्स को डिस्कस किया, उसके बाद उनके जो टाइप्स हैं यानी कि होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।